हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सुश्री क्लासेस के वीडियो देख रहे हो ना? आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 7th चैप्टर कंपनी का निर्माण देखते हैं। इससे पहले हमने कंपनी का निर्माण का एक वीडियो देख लिया है। कंपनी के निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं: कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का समामेलन और व्यापार प्रारंभ करना। तो हमने पिछले वीडियो में कंपनी का प्रवर्तन देख लिया था। अब हम इस वीडियो में कंपनी का समामेलन पढ़ेंगे। ये कंपनी के निर्माण की दूसरी अवस्था है। जब कंपनी का प्रवर्तन हो चुका होता है, प्रवर्तन यानी कंपनी के लिए जो कंपनी प्रारंभ करने वाला है वो उसकी स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति, उसका क्षेत्र कहाँ करना है, किस उद्देश्य से कंपनी शुरू करना है, ये सारा जब तय कर लेता है तो दूसरी अवस्था है कंपनी का समामेलन। तो कंपनी का समामेलन प्रवर्तन के पश्चात समामेलन कंपनी के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी का समामेलन करना अनिवार्य है। समामेलन का मतलब है यहाँ पर पंजीयन या पंजीकरण। जिस राज्य में कंपनी अपना रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित करना चाहती है, उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनी का समामेलन करवाना पड़ता है। जैसे यदि मध्य प्रदेश में कंपनी खोलना है तो मध्य प्रदेश का कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय जहां होगा वहां पर कंपनी का समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मध्य प्रदेश में कंपनी के रजिस्ट्रार का कार्यालय ग्वालियर में है। समामेलन के बाद ही कंपनी अस्तित्व में आती है और उसे कृत्रिम व्यक्ति मान लिया जाता है। जब समामेलन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब वो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में आ जाती है। कंपनी का समामेलन होने के पूर्व के कार्य प्रवर्तक के कार्य माने जाते हैं और समामेलन होने के बाद कंपनी द्वारा प्रवर्तकों के पूर्व कार्यों की जांच की जाती है, तभी वे कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा किए गए कार्य कहलाते हैं। तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होते समय कंपनी के प्रवर्तन के कार्यों को ठीक से देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में है, कौन सा नाम कंपनी को दिया जा रहा है, वो नाम अधिनियम के तहत है कि नहीं है। इन सब की जांच करने के बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कंपनी का कोई भी व्यवहार कंपनी का कहलाएगा। नहीं तो रजिस्ट्रेशन के पहले के सारे कार्य प्रवर्तक के कार्य कहलाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद या समामेलन के बाद वो सारे कार्य कंपनी के कार्य कहलाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि समामेलन की विधि क्या है, किस विधि से समामेलन किया जाता है। तो इसमें पहली है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का चयन कंपनी के प्रवर्तकों को करना होता है। जब प्रवर्तक अपनी कंपनी के बारे में सारा कुछ ठीक से सारा कुछ अरेंज करते हैं, तब उनको कंपनी का नाम भी अरेंज करके पंजीकृत कार्यालय को अपना स्वयं के कंपनी का कार्यालय कहाँ होगा ये प्रवर्तक के द्वारा तय करने के बाद जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होगा उसी राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनी का पंजीकरण होगा। यानी यदि पूरे भारत भर में भी उस कंपनी के कई ऑफिसेज होंगे तो भी एक मुख्य कार्यालय जिस राज्य में होगा उस राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर सबसे पहले कंपनी का समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर का कार्य है कंपनी का नाम। कंपनी के नाम का चयन प्रवर्तक करते हैं, पर प्रवर्तक को कंपनी के नाम के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से अनापत्ति लेना चाहिए। यानी पहले जब प्रवर्तक नाम तय करते हैं तभी उनको कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर अपने नाम के लिए नो ऑब्जेक्शन लेना होता है, अनापत्ति।
कंपनी के नाम से उसके व्यवसाय का पता चलना चाहिए, यानी वो किस प्रकार का व्यवसाय है ये नाम से पता चलना चाहिए। फिर तीसरे स्थान पर है पूंजी निर्गमन के लिए अनुमति लेना। यदि कंपनी को 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निर्गमन करना है तो उसे प्रविवरण जारी करने से पूर्व पूंजी निर्गमन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की अनुमति ले लेना चाहिए। यदि वह 1 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार है तो पूंजी बाहर देने के से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। 1992 के अध्यादेश की संख्या 1 के द्वारा अब पूंजी निर्गमन के लिए पूंजी नियंत्रक की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर चौथा स्टेप है आवश्यक प्रलेखों को तैयार कराना एवं प्रस्तुत करना। समामेलन के लिए प्रवर्तक कंपनी के संबंधित प्रलेखों को तैयार कर जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है उस राज्य के रजिस्ट्रार के वहां प्रस्तुत करते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रमुख प्रलेख 6 प्रलेख हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले रजिस्टर्ड करते समय इन प्रलेखों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है पार्षद सीमा नियम। यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम के में कंपनी का नाम, पूंजी, उद्देश्य, स्थिति और दायित्व ये लिखे जाते हैं। ये पूरा उसका लेखा जोखा इसमें लिखा होता है। ये कंपनी का पंजीयन करते समय पंजीयन कार्यालय में देखे जाते हैं। दूसरा है पार्षद अंतर नियम, यानी ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमों और उपनियमों का उल्लेख होता है। जो उद्देश्य कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत लिखे गए हैं उनके उपनियम और उनको पूरा करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं वो पार्षद उपनियम में बताए जाते हैं। फिर तीसरा है संचालकों की सूची। ऐसे व्यक्तियों की सूची नाम और पते सहित दी जाती है जो कंपनी के संचालन के लिए सहमत होंगे। उनकी सहमति का भी एक प्रलेख होना चाहिए। फिर संचालकों की लिखित सहमति। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के संचालन पद का दायित्व वहन करने का स्वीकारा है उनकी लिखित सहमति फॉर्म नंबर 29 पर रजिस्ट्रार को भेजना होती है। लिखित अनुमति होना चाहिए कंपनी चलाने वालों की। फिर अगला है योग्यता अंश। कंपनी के अंतर नियमों में संचालकों के लिए निश्चित संख्या में अंश खरीदने का प्रावधान होता है जिन्हें योग्यता अंश कहते हैं। संचालकों की योग्यता अंश लेने की घोषणा भी फॉर्म 29 पर ली जानी चाहिए कि वो कितने कंपनी के अंश ले रहे हैं। फिर छठवां है वैधानिक घोषणा। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉर्म नंबर 1 पर की गई घोषणा की कंपनी से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई है का एक प्रमाण पत्र भी रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। यानी जो भी वैधानिक यानी कानूनन दृष्टि से जो भी कार्यवाही पूर्ण करना है वो कार्यवाही हम पूर्ण कर चुके हैं, ऐसा एक घोषणा पत्र वैधानिक घोषणा पत्र कंपनी के पंजीयन कार्यालय में देना होता है। फिर 5वां स्टेप है शुल्क भुगतान। पंजीकरण के लिए प्रस्तुत प्रलेखों के साथ साथ कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं अनुसूची में निर्धारित शुल्क का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के खाते में जमा किया जाता है। पंजीयन शुल्क कंपनी की पूंजी की राशि के आधार पर होता है। शुल्क की वर्तमान दरें कंपनी की 10वीं अनुसूची में दी गई है। जितने पूंजी लगाकर व्यापार किया जा रहा है उस पूंजी के अनुसार कुछ शुल्क भारत सरकार के खाते में रिजर्व बैंक की तरफ से में जमा करना होता है। फिर 6वें स्थान पर है समामेलन का प्रमाण पत्र। यदि कंपनी का रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी के समामेलन से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई हैं, तो वह समामेलन का प्रमाण पत्र निर्गमित कर देता है। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से ही कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और निजी कंपनी को अपना व्यापार भी प्रारंभ कर सकती है। यानी जब
रजिस्ट्रार को ऐसा सारे प्रमाण पत्र और सारे कागजात और सारा कुछ जितना आवश्यक है, लिखित कार्यवाहियां यदि पूर्ण हो गई होती हैं, तो रजिस्ट्रार की तरफ से एक समामेलन का प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिया जाता है। और जब वो प्रमाण पत्र मिल जाता है तब कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और फिर वह व्यापार अपना प्रारंभ कर सकती है। अब यहाँ समामेलन का प्रमाण पत्र मिलना आवश्यक है, तभी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समामेलन का प्रभाव, यानी ये जो समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है व्यापार पर। तो समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने की दिनांक से कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, यानी कानूनन वह कंपनी व्यापार करने के योग्य हो जाती है इस प्रमाण पत्र के मिलने वाले दिनांक से। फिर दूसरा है, समामेलन से कंपनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। जब समामेलन हो जाता है यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वह एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करने लगती है। तीसरा है, समामेलन से कंपनी का अस्तित्व स्थायी हो जाता है। कोई भी उस कंपनी को कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कंपनी स्थायी अस्तित्व में आ जाती है। फिर समामेलन का प्रमाण पत्र इस तथ्य का सूचक है कि कंपनी के समामेलन से संबंधित समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो कंपनी को प्रारंभ करने से पूर्व जितनी कार्यवाहियां होनी चाहिए वो सारी कार्यवाहियां पूरी हो चुकी है, ये प्रमाण पत्र से सूचित होता है। फिर है, समामेलन की दिनांक से कंपनी के सदस्य पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि उससे पहले कंपनी के जो भी सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार का आचरण करते हो तो चल सकता है, लेकिन समामेलन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद और समामेलन प्रमाण पत्र मिलने के बाद जो भी नियम, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, उनको मानना जरूरी हो जाता है। फिर है अगला, समामेलन के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते ही निजी कंपनी व्यापार प्रारंभ कर सकती है एवं ऋण भी प्राप्त कर सकती है। और जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, कंपनी व्यापार कर सकती है और उसको यदि ऋण की आवश्यकता हो तो वो ऋण भी ले सकती है। इस वीडियो में अभी हमने कंपनी निर्माण की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था देखी, कंपनी का समामेलन। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कंपनी का व्यापार प्रारंभ करना। थैंक यू।